Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you my study channel Quotidian Study Zone. जैसे कि हम अपने 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम ज्योग्राफी का 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ, यानी हमारी अर्थ की डोमेन जो है वो कौन कौन सी है, पृथ्वी के जो हमारे प्रमुख परिमंडल है वो कौन कौन से। ये देखिए मेन जो हमारी अर्थ के परिमंडल होते हैं वो मेन 3 टाइप्स के होते हैं। अब देखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जियोस्फीयर। जियोस्फीयर को हम लिथोस्फीयर से भी डिनोट करते हैं। ये देखिए इसको हम किससे डिनोट करते हैं, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर होता क्या है, ये देखिए जो हमारी अर्थ का ऊपर वाला पोर्शन होता है, ऊपर वाला पोर्शन कौन सा, जिसमें हमारी रॉक्स और सॉइल्स पाए जाते हैं, वो हमारा लिथोस्फीयर कहलाता है। उसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट आता है एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर क्या होता है, जो हमारी अर्थ के चारों तरफ, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, इसके चारों तरफ एक जो गैसेस की लेयर पाई जाती है, जिसके अंदर काफ़ी सारी गैसेस होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसके साथ साथ जो दूसरी गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी गैसेस हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती हैं। तो ये हमारी एक गैसेस की लेयर है जो हमारी अर्थ के चारों तरफ पाई जाती है। तो ये भी हमारी अर्थ की एक मेन डोमेन है। उसके बाद आता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर जो जितना भी हमारी अर्थ के ऊपर जितना भी हमारा वाटर है, यानी वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे आइस की फॉर्म में हो, मतलब बर्फ जमी हो, या रिवर्स के अंदर हो, ओशन के अंदर हो, इसके साथ साथ अगर वो हमारे एटमॉस्फेयर में भी वाटर वेपर के रूप में प्रेजेंट होता है, तो उसको भी हम क्या बोल, उसको भी मतलब हम अपना हाइड्रोस्फीयर के अंदर काउंट करते हैं। तो देखिए मैंने आपको 3 जो है अर्थ के डोमेन बताए हैं। सबसे पहला मैंने लिथोस्फीयर बताया, उसके बाद एटमॉस्फेयर बताया एंड देन हाइड्रोस्फीयर। तो हमारे ये क्या है, 3 मेन अर्थ की डोमेन है। अब देखिए जो ये 3 डोमेन है, ये तीनों ही मिलकर लाइफ को पॉसिबल बनाती है। मतलब लाइफ जो अर्थ के ऊपर है पॉसिबल क्यों है, इन 3 जो हमारी डोमेन है उसके ऊपर ही निर्भर करता है। क्यों, कैसे, देखिए जो एटमॉस्फेयर है उससे हमें जरूरी गैसेस मिलती है, एयर यानी जिसमें हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके साथ साथ लिथोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर में मैंने बताया आपकी सॉइल पाई जाती है और इसके साथ साथ रॉक्स पाए जाते हैं। अब देखिए सॉइल से क्या होगा, सॉइल के अंदर ही तो प्लांट उगते हैं और उससे हम और एनिमल्स जो है वो अपना क्या करते हैं, अपना फूड उसी से लेते हैं, यानी अपना भोजन उसी से ग्रहण करते हैं। अब देखिए हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर किस काम आता है, पीने के लिए हमारे क्या काम आता है, वाटर, वो कहाँ से मिलता है, हाइड्रोस्फीयर। अब देखिए यहाँ जो तीनों डोमेन है, जहाँ पर इन तीनों का आपस में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, मतलब ये आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं, एक जो जोन पाया जाता है इन तीनों के बीच में, उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। बायोस्फीयर मतलब जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक जरूरी चीजें और कंडीशन जो है वो उपलब्ध कराता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। देखिए हम अपनी स्लाइड्स पे चलते हैं। ये देखिए मेजर डोमेन ऑफ अर्थ कौन सी है, सबसे पहले लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लाइव, जिसके ऊपर हम लाइव करते हैं, मतलब जिसके ऊपर हम रहते हैं, तो वो क्या है, लिथोस्फीयर है। उसके बाद आता है हमारा एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर क्या होता है, ये गैसेस की लेयर होती है, मतलब हमारे अर्थ को चारों तरफ से सराउंड करता है, उसको क्या बोलते हैं, हम एटमोस्फेयर बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, ये देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस जो है इसके अंदर पाई जाती है। उसके बाद देखिए आगे हमारा आता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, हमारी अर्थ के ऊपर जो बिग एरिया है, किस चीज का, वाटर का, यानी जो वाटर जो हमारी अर्थ का बिग एरिया कवर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। और देखिए हाइड्रोस्फीयर जो है किस के अंदर क्या क्या काउंट करते हैं, जो हमारे आइस वगैरह है, वाटर वेपर है, तो ये मैंने आपको बताया कि ये हमारे जिस भी फॉर्म में हमारा वाटर पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। उसके बाद हम आते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर होता है जिसके अंदर हमारी लैंड, वाटर और एयर तीनों आपस में एक तरह का कनेक्शन उनके बीच में एस्टेब्लिश होता है, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो जो नैरो जोन ऑफ इंटरेक्शन बनता है उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम देखिए थोड़ा सा डिटेल में इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। लिथोस्फीयर मैंने बताया कि सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो जिसके अंदर काफ़ी सारी हमारी रॉक्स पाई जाती हैं और उसके साथ साथ थिन लेयर ऑफ सॉइल पाई जाती है, सॉइल भी इसके अंदर पाई जाती है। अब देखिए इसके मेन 2 डिवीजन है, मतलब लिथोस्फीयर को हम मेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, जो अर्थ का सरफेस है उसको 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं,
एक तो वो वाला पार्ट जिसपे हमारी लैंड पाई जाती है और एक दूसरा पार्ट है जिसके ऊपर हमारा वाटर पाया जाता है। तो इसको इस तरीके से हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हम देखिए जो पूरा का पूरा लैंड मासेस जो पाया जाता है उनको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। और जो ह्यूज वाटर बॉडीज होते हैं, मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी जो हमारे पानी की जो स्रोत होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, ओशन बोलते हैं। तो हमारे पास जो है हम जो अर्थ की सरफेस को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, टू पार्ट में। एक हमारे कॉन्टिनेंट्स हो जाएंगे जिसमें हमारे कितने सारे के सारे लैंड मासेस होते हैं, उसके साथ साथ दूसरा पार्ट हो जाएगा ओशियन का, जिसके अंदर हमारा क्या आता है, वाटर आता है। अब देखिए इसके अंदर जो फिगर की सहायता से लिथोस्फेयर को दिखाया गया है। लिथोस्फेयर, ये ऊपर वाला जो पार्ट आप दिखाई दे रहे हैं, ये लिथोस्फेयर है। इसके अंदर हमारा क्रस्ट आता है। क्रस्ट मतलब जितनी भी हमारी रॉक्स होती हैं और जो सॉलिड मेटल होता है वो सारा पार्ट इसके अंदर आता है। इसके साथ साथ देखिए इस यहाँ पर जो हमारा वाटर, ये देखिए वाटर वाला पोर्शन है, ओशियन बोलते हैं जिनको हम। और ये देखिए हमारा लैंड वाला पोर्शन है। तो इसको इस तरीके से मेन टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब देखिए ये वाला जो आपको हिस्सा दिखाई गया है ना, ये जो है हमारी अर्थ का एक, हमने जो है एक पोर्शन लिया हुआ है, एक हिस्सा लिया हुआ है, जिसकी सहायता से हमने अर्थ के विभिन्न पार्ट्स को दिखाया हुआ है कि अर्थ को जो हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। पर इसके बारे में हम 7th क्लास के जो सेकंड चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। हमें सिर्फ अब यहाँ पर सिर्फ लिथोस्फीयर के बारे में देखना है कि लिथोस्फीयर होता क्या है, उसके मेन डिवीजन कौन से हैं। तो बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं, मेंटल, इनर कोर जो भी है, वो हम आगे वाले लेसन में, जो आगे हमारी बुक्स होंगी उसके आगे वाले लेसन में हम पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए कि जो हमारा सी वाटर है, सी वाटर उसका लेवल हर एक जगह क्या होता है, इक्वल होता है। जबकि लैंड लैंड क्या होती है, ऊपर नीचे होती है। आप देखिए कहीं पर माउंटेन होंगे लैंड के ऊपर, कहीं पर जो आपको प्लेट्यूज दिखाई देंगे, कहीं पर पहाड़ दिखाई देंगे, कहीं पर मैदान दिखाई देंगे, कहीं पर आपको पठार दिखाई देंगे। तो हमारी लैंड क्या होती है, ऊपर नीचे होती है, उसका कोई भी लेवल नहीं होता, एक लेवल नहीं बोल सकते आप। लेकिन अगर हम सी वाटर की बात करें, सी वाटर मतलब जो हमारा ओशन का पानी होता है, वो उसका लेवल हमेशा एक होता है। इसलिए जब भी हम किसी स्थान की, किसी भी प्लेस की अगर हम हाइट मापते हैं, मान लिया हमने जो एक पर्वत है, एक माउंटेन है, उसकी हाइट को नापना है, ठीक है, तो उसकी हाइट को नापने के लिए हम किसका यूज करेंगे। ये नहीं कि आप जमीन से मापने लग जाओगे। अगर जमीन से नापोगे तो आप कहाँ से नापोगे, क्योंकि जमीन तो हमारी ऊपर नीचे होती ही रहती है, तो उसको कहाँ से नापना शुरू करोगे। तो इसलिए हम जब भी किसी प्लेस की या किसी भी माउंटेन की अगर हम हाइट को नापते हैं, तो उसके लिए हम सी लेवल का यूज करते हैं। अब देखिए मान लिया हमने, ये हमारा माउंटेन है, ये हमारा लैंड है, और ये जो है हमारे सी का लेवल है। ये देखिए ये आपको सी का लेवल दिखाई दे रहा है, ये सी का लेवल। अब हमने क्या करना है, इस माउंटेन की हाइट चाहिए। अब इस माउंटेन की हाइट कहाँ से नापेंगे हम, यहाँ से। ये देखिए सी का जो लेवल है उससे लेकर यहाँ तक जितनी भी हाइट होगी वो इस माउंटेन की हाइट होगी, ना कि आप यहाँ से मापेंगे। यहाँ से नहीं नाप सकते आप, यहाँ से नहीं नाप सकते। यहाँ से अगर नापेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो गलत होगी। अगर आप यहाँ से नापेंगे, जो हमारा सी लेवल होता है वो सब जगह इक्वल होता है, अगर यहाँ से नापेंगे तो गलत होगा, क्योंकि हमारे जो लैंड का हिस्सा है यहाँ से इस तरीके से हो सकता है, यहाँ से थोड़ा और डिप्रेशन में जा सकता है, फिर ऐसे हो सकता है। तो इसलिए हम जो है सी लेवल का यूज करते हैं जब भी हम किसी प्लेस की हाइट को नापते हैं, किसी भी जगह की हाइट को नापते हैं, किसी भी माउंटेन की हाइट को नापते हैं, किसी प्लेट्यू की हाइट को नापते हैं, या किसी भी प्लेन या मैदान जो है उसकी हाइट को नापते हैं, तो हमेशा हम सी लेवल का यूज करते हैं। अब देखिए हमारी जो लैंड पर सबसे जो हाईएस्ट पीक है, सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट है, वो कहाँ पर पाया जाता है, वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है हमारा सबसे ऊंचा दुनिया का, या विश्व का, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा अगर पर्वत की बात करें तो वो हमारा कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। और इसकी हाइट भी देखिए 8848 मीटर, ये जो है हमारे एवरेस्ट की जो है हाइट है। अब देखिए ये तो हमने की हाइट की बात की, सबसे ऊंचा जो प्लेस है हमारी लैंड पर वो कहाँ पर है। अब अगर हम हमारे अर्थ पर सबसे जो डीपेस्ट यानी सबसे गहरा जो अगर स्थान की बात करें, तो सबसे गहरा स्थान जो हमारा है कौन सा है, मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच कहाँ पर है, पैसिफिक ओशन में, मतलब एक तरीके का गड्ढा, यानी कितना गहराई तक। तो देखिए इस तरीके से जो मैरियाना ट्रेंच है वो हमारे ओशियन के अंदर पाई जाती है। तो इसकी जो डेप्थ है, मतलब इसकी जो गहराई है वो कितनी है, ये है 11,022 मीटर। 11,022 मीटर जो है इसकी गहराई है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद देखिए हम आगे बात करते हैं कॉन्टिनेंट। अब देखिए लिथोस्फीयर के अंदर हमने क्या देखा, लिथोस्फीयर के अंदर हमने देखा कि हम जो उसके उसके टू डिवीजन कर सकते हैं। जो हमारी अर्थ का सरफेस है उसके टू डिवीजन कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट मैंने बताया कि कॉन्टिनेंट्स है, दूसरे हमारे क्या बताया, ओशियन है। अब सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ते हैं कि कॉन्टिनेंट है क्या, क्या होते हैं ये।
ये कितने हमारे कॉन्टिनेंट है। उसके बाद हम ओशन के बारे में देखेंगे, कितने हमारे ओशन है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में। अब देखिए कॉन्टिनेंट्स होते क्या हैं। कॉन्टिनेंट्स जो है एक विशाल जो है एक ह्यूज लैंड मास होता है, मतलब एक जो है भूमि का टुकड़ा होता है जिसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। हमारी जो अर्थ पर है 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। कितने? 7 कॉन्टिनेंट। और इनको जो है किसके द्वारा अलग किया गया? वाटर बॉडीज के द्वारा, जो पानी होता है ना उसके द्वारा इनको एक दूसरे से अलग किया हुआ है। अब ये 7 कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं? सबसे पहले एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। इसको मैं अभी ये जो आपको मैप में दिखाऊंगी, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये जितना भी आपको लैंड वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये लैंड है, ये भी आपकी लैंड है। ये जो कलर्ड, जो आपको कलर्ड दिखाई दे रहा है, कलर्ड वाला पोर्शन, ये पूरा का पूरा क्या है? लैंड है। जबकि ये वाला जो ब्लू में आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ब्लू में दिखाई दे रहा है जो वो वाटर है। तो वाटर के द्वारा इनको क्या किया गया? जो हमारे देखिए ये लैंड को वाटर ने जो है हमारी लैंड के हिस्से को अलग किया हुआ है। ये देखिए ये इससे सेपरेट किया हुआ है, इसको इससे सेपरेट किया हुआ है, इसको इससे सेपरेट किया हुआ है। इस तरीके से देखिए इनके बीच में वाटर है जिसने जो है सबको आपस में एक दूसरे से अलग किया हुआ है। अब देखिए कि हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स बताए? 7 कॉन्टिनेंट्स। अब देखिए ये काफी जो है बड़े बड़े लैंड के टुकड़े हैं, ये लैंड के पार्ट हैं और इनको जो हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट। अब देखिए ये हमारा क्या है? एशिया। उसके बाद ये क्या है? यूरोप। उसके बाद ये अफ्रीका, और ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका। तो ये देखिए ये हमारे क्या है? 7 कॉन्टिनेंट्स है। ठीक है, तो हमने कॉन्टिनेंट की बात की। अब ये चीज ध्यान रखें कि हमने जो है इक्वेटर के बारे में अपने पिछले लेसन में पढ़ा था। ये देखिए ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली बीच वाली लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। इक्वेटर को मैंने बताया था आपको पिछले जो हमने चैप्टर किया था लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाला। तो ये जो हमारी अर्थ को जो है 2 पार्ट में डिवाइड करता है। कौन से पार्ट में? जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या बताया था मैंने? जो ऊपर वाला पार्ट है वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्थ में है ना, नॉर्थ में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। और नीचे वाला पार्ट क्या है? हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है, जो कि नीचे की तरफ है। अब देखिए ये जो, अगर हम ये बीच में से जो ये हमने लाइन ड्रॉ की है, अब इस लाइन जो ड्रॉ की है उसके अंदर ये देखिए कि ऊपर वाले हिस्से में लैंड मासिस ज्यादा है या नीचे वाले में? मतलब लैंड वाला जो हिस्सा है ऊपर वाले पोर्शन में ज्यादा है, नीचे वाले में? ये देखिए नॉर्थ हेमिस्फीयर में ज्यादा है। ये देखिए पूरा इतना जो है बड़ा लैंड का टुकड़ा, और इसके साथ साथ ये पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये पूरा का पूरा जो लैंड जो आपको दिखाई दे रहा है ये, और इसके साथ साथ ये सब के सब किसमें है? नॉर्थ वाले हिस्से में है। तो आपके पास नॉर्थ वाले पोर्शन में ज्यादा लैंड हुई। देखिए ये साउथ में, देखिए आप साउथ में मेजर कीजिए, ये देखिए ये साउथ में सिर्फ इतना पोर्शन है, उसके बाद ये इतना पोर्शन है, उसके बाद ये देखिए हमारा ऑस्ट्रेलिया है, और ये। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि हमारे नॉर्दर्न पार्ट में जो है हमारा लैंड मासेस हो जाता है। तो हमने ये हमारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में देख लिया कि हमारे कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से, इनको वाटर बॉडीज के द्वारा अलग किया गया, और हमारा जो ग्रेटर पार्ट है वो किसके अंदर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो हम आगे चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं एशिया के बारे में। जो हमारा ये एशिया है, ये देखिए इसके बारे में। अब देखिए एशिया जो है हमारे वर्ल्ड का, हमारे मतलब पूरे उसमें जो है सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है। ये वाला जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो फर्स्ट नंबर पर सबसे बड़ा है, सबसे लार्जेस्ट है। ओके, उसके बाद देखिए ये जो है हमारी जितनी भी लैंड है उसका 1/3 है। मतलब देखिए, आप देखिए कि अगर हमारी लैंड पर, अगर हमारी लैंड का अगर ये हिस्सा 1/3 हिस्सा अगर हम बना दें कि ये लैंड है और ये पूरा का पूरा वाटर है, तो इसका भी अगर हम 1/3 कर दे तो ये वाला हिस्सा जो है वो एशिया के अंदर आता है। और बाकी के जितने भी हमारे 6 कॉन्टिनेंट बच जाएंगे ना, बाकी के 6 कॉन्टिनेंट वो इन दोनों के बराबर होंगे, ये वाला पोर्शन और ये वाला, और ये हमारा क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा वाटर जो हमने डिवाइड किया। तो अब देखिए कि जो ये कॉन्टिनेंट है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लैंड करता है, इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब आप सोचेंगे कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर क्या होता है। अब देखिए ईस्टर्न हेमिस्फीयर भी मैंने बताया था। ये देखिए ये 0 डिग्री लाइन जो है मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताई थी, ये क्या है? प्राइम मेरिडियन है। क्या है ये? प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन को अगर ऐसे हम खींचेंगे, और ये कहाँ से पास करती है? लंदन से पास करती है। इस तरीके से अगर हम डायरेक्ट खींचते हैं तो ये जो है हमारी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ये देखिए एक तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, एक ये वाला पार्ट हो जाएगा। इस वाले पार्ट को हमने किससे डिनोट किया था? ईस्टर्न से, और इसको किससे डिनोट किया था? वेस्टर्न से। अब देखिए हमारा एशिया जो है वो किस हिस्से में आता है, ये बताइए आप मुझे।
ईस्टर्न में आता है कि वेस्टर्न में आता है? ईस्टर्न में आता है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा ईस्टर्न पार्ट में है। उसके साथ साथ देखिए कि मैंने आपको ये लाइन बताई थी, ये देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ, कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन देखिए, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, और नीचे वाली लाइन क्या थी, 23.5 डिग्री साउथ। अब देखिए ये कौन सी लाइन थी, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके। और ये वाली लाइन क्या थी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखिए एशिया के अंदर से पास करता है, ये देखिए यहाँ से पास कर रहा है, ये एशिया के अंदर से पास कर रहा है, ओके। ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इससे गुजरती है। उसके बाद आते हैं यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन क्या है, वो एशिया को यूरोप से अलग करते हैं, इसको मैं अभी दिखाऊंगी कहाँ पर है। और अगर एशिया और यूरोप को इकट्ठा मिलाकर बोला जाए तो उसको यूरेशिया बोलते हैं। ये देखिए ये यूराल माउंटेन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए ये बीच में, ये देखिए ये आपको यूराल माउंटेन दिखाई देंगे, ये एशिया ये यूरोप। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए और इनको इकट्ठा बोला जाए तो क्या बोला जाता है, यूरेशिया बोला जाता है, ओके। तो ये एशिया के बारे में था, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखिए ये हमारा जो है एशिया का मैप है, इसके अंदर हमारा ये वाला पार्ट भी आता है, जो ऊपर वाला ये रशिया है, रशिया का पार्ट भी आता है। यहाँ से हमारे यूराल माउंटेन आ जाएंगे जो कि यूरोप को एशिया से अलग करेंगे, ये यूरोप हो जाएगा। तो ये जितना भी आपको कलर्ड दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा का पूरा एशिया है। ये देखिए ये पूरा का पूरा, ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा एशिया, ओके। अब देखिए आते हैं हम यूरोप, यूरोप के बारे में। अब देखिए यूरोप जो है एशिया से काफी छोटा है, और यूरोप जो है एशिया की कहाँ पड़ता है, वेस्ट में। अब देखिए आपने एशिया देखा, ठीक है, एशिया आपने इधर देखा, तो यूरोप कहाँ था, इधर था ना, वेस्ट में था, ओके। और वो एशिया से काफी छोटा भी है, और इसके अंदर से क्या पास करता है, तो आर्कटिक सर्कल पास करता है। अब आर्कटिक सर्कल मैंने कहाँ पर बताया था आपको, जो 66.5 डिग्री नॉर्थ था, वहां पर मैंने क्या बताया था आपको, आर्कटिक सर्कल। और ये जो है 3 वाटर बॉडी, मतलब 3 साइड से पानी से जो है घिरा हुआ है, देख लीजिए इसको भी मैप के थ्रू देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, ये देखिए ये हमारा क्या है 60 डिग्री, इससे थोड़ा सा अगर ऊपर चले जाएं तो ये हमारी क्या हो जाएगा, आर्कटिक सर्कल, मतलब 66.5 डिग्री। तो ये हमारा क्या है, आर्कटिक सर्कल है। और अगर ये आर्कटिक सर्कल है तो आर्कटिक सर्कल किसके अंदर से पास करता है, यूरोप के अंदर से। अब देखिए यूरोप का साइज जो एशिया से काफी छोटा है, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि इसका साइज काफी छोटा है। अब ये देखिए 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ये देखिए इधर भी पानी है, इसके इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, और नीचे से भी पानी है। सिर्फ यहाँ से जो है इधर एशिया से बाउंड है, ये बाकी तीनों जगह से आपको यहाँ पर जो हमें वाटर दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर भी जो आपको मैप के थ्रू दिखाया गया है, ये देखिए इधर भी वाटर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर भी वाटर है और यहाँ पर भी वाटर है। और ये देखिए आपको ये आर्कटिक सर्कल है जो यहाँ से पास हो रहा है, इसको हम आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। 66.5 डिग्री नॉर्थ में जो बढ़ता है उसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं हम अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका जो है वो हमारा एशिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। मतलब सबसे पहले नंबर पर हमारा क्या आता है, सबसे पहले नंबर पर बताया ना मैंने कि एशिया आता है, उसके बाद हमारा क्या आता है, अफ्रीका आता है। एशिया के बाद अफ्रीका जो है लार्जेस्ट है। अब देखिए इसके अंदर से 0 डिग्री जो इक्वेटर है ना, जो मैंने आपको बताई थी, वो भी पास करती है। इसके साथ साथ इसके अंदर से और कौन कौन सी जो लाइनें हैं वो पास करती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इसके साथ साथ इक्वेटर। मतलब इसके अंदर से तीनों की तीनों जो मेन लाइन है हमारे, तीनों की तीनों जो मेन लैटिट्यूड है वो इसके अंदर से क्या करते हैं, पास करते हैं। और ये जो है इस जो मतलब ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है वो इसके मिडल में से पास करती है, मतलब इसके बीच में से पास करती है। और देखिए इसको मैप से दिखाती हूँ मैं, ये देखिए ये हमारा जो अफ्रीका का मैप है, ये पूरा का पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, ये अफ्रीका का मैप है। अब इसके अंदर से देखिए यहाँ पर जो है आपको ये 0 डिग्री आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, हमारी इक्वेटर है, ये इसके बीचों बीच पास करती है। और इसका ज्यादातर जो बड़ा एरिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और छोटा कम एरिया जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। इसके साथ साथ जो है इसके अंदर दुनिया का जो सबसे बड़ा जो विशाल डेजर्ट है, कौन सा, सहारा, सहारा डेजर्ट भी इसी के अंदर पाया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो हमारे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, ये देखिए ये आपको दिखाई दे रही है लॉन्गेस्ट रिवर,
ये यहाँ तक ऐसे ऐसे, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, इसको बोलते हैं नाइल रिवर। ओके, कौन सी रिवर है ये? नाइल रिवर। तो ये जो दुनिया की हमारी जो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, नाइल रिवर इसको हम बोलते हैं। तो ये भी हमारी अफ्रीका के अंदर पाई जाती है और ये चारों तरफ से, मतलब चारों तरफ से देखिए वाटर ही वाटर आपको दिखाई दे रहा है, चारों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ। तो इसके बारे में मेन इंफॉर्मेशन ये थी कि ये देखिए कि नाइल जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है। इसके बाद ये चारों तरफ से जो हमारा ओशियन और सी से घिरा हुआ है। और वर्ल्ड का जो है सबसे लार्जेस्ट जो डेजर्ट होता है, डेजर्ट पता है ना, जहाँ पे रेत ही रेत पाया जाता है, ठीक है, तो वो डेजर्ट होता है, वो जो है वो बीसी के अंदर पाया जाता है। और इसका जो लार्जेस्ट पार्ट है वो नदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, अब देखिए नॉर्थ अमेरिका जो हमारा थर्ड लार्जेस्ट, सबसे पहले मैंने बताया एशिया, उसके बाद क्या बताया मैंने, अफ्रीका, और थर्ड नंबर पे क्या आ गया आपका, नॉर्थ अमेरिका। तो हमारा ये थर्ड नंबर पर लार्जेस्ट है। ये जो है एक पतली सी नैरो स्ट्रिप होती है, लैंड की नैरो स्ट्रिप है, उसकी सहायता से ये साउथ अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है और उसको क्या बोलते हैं, इस्थेमस ऑफ पनामा। ये देखिए पिक्चर की सहायता से देखिए आप, ये देखिए ये हमारा क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा है नॉर्थ अमेरिका, ये क्या हमारा साउथ अमेरिका। अब देखिए ये बिल्कुल नैरो लैंड की जो भी बिल्कुल नैरो स्ट्रिप है, बिल्कुल पतली सी पट्टी है लैंड की, भूमि की, उसकी सहायता से ये आपस में दोनों कॉन्टिनेंट जुड़े हुए हैं। मतलब बड़े बड़े जो विशाल भूमि के जो भाग हैं, हमारी अर्थ के जो पार्ट है, वो एक पतली सी लैंड जो स्ट्रिप है उसके द्वारा जुड़े गए हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इस्थेमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इस्थेमस। और इसका नाम पनामा ऑफ इस्थेमस क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर पनामा जो एक छोटी सी यहाँ पर एक कंट्री है, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा है पनामा, इस्थेमस ऑफ पनामा। अब देखिए ये तो हो गया हमारा इस्थेमस। उसके बाद एक दिया हुआ है यहाँ पर स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होती है, अब देखिए स्ट्रेट जो है हमारी, जैसे हमने इस्थेमस के बारे में पढ़ा, इस्थेमस क्या करता है कि जो हमारे भूमि के विशाल विशाल टुकड़े होते हैं ना, उनको एक नैरो स्ट्रिप की सहायता से जोड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर हम स्ट्रेट की बात करें, स्ट्रेट क्या करता है, स्ट्रेट करता है हमारे जो दो ओशियन होते हैं ना, बड़े बड़े जो दो हमारे पानी वाटर बॉडीज होती हैं, सी लगा लीजिए आप या ओशियन लगा लीजिए, जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं, उनको जो है एक बिल्कुल पतली सी नैरो पासेस के द्वारा अगर जोड़ दिया जाए, नैरो पासेस जैसे हमने जो है एक पतली सी नहर वगैरह निकाल देते हैं, हम कैनाल निकाल देते हैं, ठीक है, तो उसकी सहायता से हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब देखिए ये हमारा क्या इंडिया, ये हमारा क्या श्रीलंका, इसके बीच में देखिए बिल्कुल वाटर का जो है पतला सा पासेज है, जरा सा कम, बिल्कुल कम चौड़ा। और ये किस किस को जोड़ रहा है, इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर क्या है, अरेबियन सी। तो दो वाटर बॉडीज को ये आपस में जोड़ रहा है। और यहाँ पर क्या किसको जोड़ा था, यहाँ पर दो लैंड मासेस को जोड़ा था और यहाँ पर हमने किसको जोड़ा, वाटर बॉडीज को जोड़ा। तो इसलिए जो है स्ट्रेट और इस्थेमस में क्या फर्क होता है, हमारा स्ट्रेट जो है दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है और जो इस्थेमस होता है वो हमारा दो लैंड के टुकड़ों को जोड़ता है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि पनामा इस्थेमस कहाँ पर है। उसके बाद देखिए कि ये जो हमारा ये जो कॉन्टिनेंट है वो हमारा नॉर्थ में और वेस्टर्न पार्ट में लाई करता है। अब देखिए नदर्न पार्ट मतलब ऊपर वाले पार्ट में करता है, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर तो ऊपर वाला था हमारा, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर कौन सा था, देखिए बीच में प्राइम मेरिडियन थी तो वेस्टर्न ये था, तो इस वाले पार्ट में लाई करता है। देखिए इस मैप की सहायता से आप देखिए, ये देखिए ये वाला जो है हमारा वेस्टर्न पार्ट होगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया ये, और ऊपर से नॉर्थ की तरफ है और इस तरफ से वेस्ट की तरफ है, तो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये देखिए इस पार्ट में लाई करता है, ठीक है, आगे समझ। अब देखिए ये थ्री जो ओशियन है, जो हमारे तीन ओशियन है, बड़े बड़े जो तीन ओशियन है, वो इसको चारों तरफ से सराउंड करते हैं। देखिए कैसे, ये देखिए इस तरफ देखिए आर्टिक ओशियन है, उसके बाद इधर क्या है, पैसिफिक ओशियन, और इधर क्या है, अटलांटिक ओशियन। ये मतलब तीन जो हमारे ओशियन है, जो बड़े बड़े ओशियन है, उनकी सहायता से ये इसको जो है सराउंड किया जाता है। अब देखिए साउथ अमेरिका हमारा किस में लाई करता है, वो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ओके। साउथ से नाम पड़ा, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ से ही पता लग रहा है आपको, नॉर्थ की तरफ होगा, साउथ अमेरिका साउथ की ओर होगा। तो इसको जो है टू ओशियन के तरह सराउंड किया जाता है, मतलब इसके चारों तरफ जो है दो ओशियन है। उसके साथ साथ जो है इसके अंदर जो है एंडीज, एक वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वो पाई जाती है,
और सबसे बड़ी रिवर जो है, दुनिया की सबसे बड़ी रिवर जो है वो पाई जाती है। देखिए इसकी सहायता से, देखिए ये देखिए दो ओशियन है, इधर पैसिफिक ओशियन है और इधर कौन सा ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है। तो इसको किसके द्वारा सराउंड किया गया है, चारों तरफ से इन दो बड़े बड़े ओशियन के द्वारा इसको सराउंड किया गया है। ओके, और इसके बाद क्या बताया कि एक जो विशाल रेंज है, किस चीज की रेंज है, जो एंडीज माउंटेन है। तो इस तरीके से एंडीज माउंटेन की रेंज कही हुई है, देख रहे हैं आप इसकी कोस्ट लाइन के साथ साथ, जो यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल इसके साथ साथ जो है एंडीज माउंटेन जो रेंज है वो यहाँ पर बनी हुई है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है दुनिया की जो लार्जेस्ट अमेजन रिवर है, अमेजन रिवर जो है वो यहाँ पर लाई करती है। अब देखिए हमने एक रिवर के बारे में पढ़ा था, नाइल रिवर, जो हमारा अफ्रीका के अंदर थी। जो नाइल रिवर थी ना वो लॉन्गेस्ट थी, उसको लेंथ के अकॉर्डिंग देखना आपने कि अगर लॉन्गेस्ट रिवर आपसे पूछा जाए तो हमारी नाइल रिवर है वो लॉन्गेस्ट है। लेकिन अगर लार्जेस्ट पूछा जाए, लार्जेस्ट है अमेजन, मतलब उसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है, उसकी ब्रेड्थ भी ज्यादा है, मतलब चौड़ाई ज्यादा है। और जबकि जो हमारी नाइल रिवर है उसकी क्या है, उसकी लंबाई ज्यादा है, यानी उसकी लेंथ ज्यादा है। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, और ये हमारा सदर्न पार्ट में लाई करता है। उसके बाद आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया भी हमारा एक कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया हमारा जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, क्या है, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, बिल्कुल छोटा। और ये जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, और इसके चारों तरफ क्या है, ओशियन और सी है। और इसके चारों तरफ ओशियन सी है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आइलैंड कॉन्टिनेंट बोलते हैं। अब इसको आइलैंड, आइलैंड किसको बोलते हैं, अगर कोई भी भूमि का छोटा सा टुकड़ा, अगर कोई भी भूमि का छोटा सा टुकड़ा, उसके चारों तरफ वाटर ही वाटर हो, अगर पानी हो, मान लिया ये भूमि का टुकड़ा और इसके चारों तरफ क्या है, वाटर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। ओके, और ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ भी क्या है, वाटर ही वाटर है। ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ वाटर है, इसलिए इसको, एक तो ये कॉन्टिनेंट है, ऊपर से इसके चारों तरफ वाटर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइलैंड कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ओके, ये देखिए फिगर की सहायता से देखिए, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, सबसे छोटा है, इसके चारों तरफ वाटर आपको दिखाई दे रहा है, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम आइलैंड कॉन्टिनेंट बोलते हैं। अब आइलैंड क्या होते हैं, ये देखिए छोटे छोटे आपको बिंदु से दिखाई दे रहे हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे, ये आइलैंड है। ये देखिए मार्शल आइलैंड है, सोलोमन आइलैंड है, इसी तरीके से कई तरह के, फिजी हो गए, टोंगा हो गए, ये सारे के सारे आइलैंड के नेम। ओके, और ये भी हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में, मतलब जो हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है ना, ये ऊपर से पास करता है, तो ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में नीचे वाले पोर्शन में लाई करता है। उसके बाद देखिए अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है हमारा वो भी सदर्न पार्ट में लाई करता है, सबसे नीचे की तरफ लाई करता है, और ये काफी जो है हमारा ह्यूज कॉन्टिनेंट है, काफी बड़ा कॉन्टिनेंट है। और इसके अंदर ही हमारा साउथ पोल आता है। मैं अभी आपको फिगर की सहायता से दिखाऊंगी, ये देखिए, ये जो है आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या, अंटार्कटिका है। अब आप सोचेंगे इसका व्हाइट कलर क्यों है, व्हाइट कलर इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर हमेशा आइस जमी रहती है, हमेशा आइस रहती है इसके ऊपर, हर टाइम आइस होती है। और आइस क्यों जमी रहती है, ये देखिए, ये पहले देखिए, ये साउथ पोल है, ये मैंने आपको बताया था ना, जब अर्थ अर्थ के बारे में मैंने आपको बताया था कि अर्थ हमारी इस तरीके से एक्सिस पर घूमती है, यहाँ पर हमारा नॉर्थ पोल होता है और यहाँ पर साउथ पोल होता है। तो देखिए ये है हमारा साउथ पोल, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इसके बीच में जो है ये साउथ पोल है। ओके, और ये देखिए, ये जो लाइनें यहाँ पर मिल रही हैं, ये कन्वर्स कर रही हैं। अब आप सोच रहे हो कि लाइनें क्या हैं, ये लाइनें मैंने आपको जब बताई थी कि जो हमारी अर्थ होती है उसके बीचों बीच एक जो क्या होती है, एक प्राइम मेरिडियन होती है। तो वो क्या करती है कि उसके साथ साथ जब हमारी ये इस तरीके से जो हमारी लाइन्स होती हैं, वो हमने लॉन्गिट्यूड जो हमने खींचे थे, तो ये वही लॉन्गिट्यूड है, क्या है ये, वही लॉन्गिट्यूड, मतलब हमने ये जैसे हमने खींचा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इस तरीके से हमने जो ये ड्रॉ किए हैं, ये हमारी क्या है, लॉन्गिट्यूड। ओके, और ये जाकर कहाँ पर मिलती थी, हमारी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। तो ये आप जो लाइनें देख रहे हैं ना, ये जो आ रही है ये लाइनें, ये भी हमारी लॉन्गिट्यूड ही है, वही है जो यहाँ पर आकर के मिल जाती हैं, हमारे साउथ पोल पर आकर मिल जाती हैं। ओके, अब देखिए ये पूरा का पूरा आइस से कवर रहता है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर बिल्कुल भी किसी भी तरह की ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई इंसान जो है यहाँ पर लंबे टाइम तक जो है रह नहीं सकता है, सिर्फ थोड़े बहुत टाइम के लिए यहाँ पर जो है कोई भी आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर जो हमारे कई कंट्रीज के, ये जो आप नाम देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, ये रिसर्च सेंटर है। ये देखिए इंडिया का जो रिसर्च सेंटर है मैत्री, मैत्री यहाँ पर है, एक दक्षिण गंगोत्री भी है। तो यहाँ पर जो है साइंटिस्ट रिसर्च करने के लिए आते हैं, यहाँ पर लंबे टाइम तक कोई भी यहाँ पर रह नहीं सकता। ये देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए हमारा जो साउथ पोल है वो भी इसके अंदर ही है, आइस सीट, मतलब पूरी की पूरी बर्फ से ढका हुआ है। इसको जो है साउथ पोलर रीजन जो है ये परमानेंटली क्या है, फ्रोजन है, बिल्कुल
बिल्कुल फ्रोजन है, फ्रीज रहता है ये, मतलब बर्फ जमी रहती है इसके ऊपर, कोई भी इसके ऊपर परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं हो सकती। और काफ़ी सारी कंट्रीज़ के यहाँ पर क्या है, रिसर्च स्टेशन है, मतलब यहाँ पर लोग खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं। इंडिया का भी यहाँ पर 2 रिसर्च स्टेशन है, एक मैत्री है और एक दक्षिण गंगोत्री। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो लिथोस्फीयर वाला पार्ट है, जिसमें अपने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। कॉन्टिनेंट्स में लिथोस्फीयर का जो फर्स्ट पार्ट था कॉन्टिनेंट, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम जो अपने हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? अब देखिए हाइड्रोस्फीयर हमारा, मैं जैसे मैंने बताया कि हमारी अर्थ पर जो है काफ़ी मात्रा में पानी पाया जाता है। इससे मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था कि हमारी अर्थ पर लगभग टू थर्ड हिस्सा जो है वाटर से कवर है। जब 2/3 हिस्सा हमारी अर्थ का वाटर से कवर होगा तो हमारा प्लेनेट कैसा दिखाई देता है? ब्लू प्लेनेट दिखाई देता है। इस मतलब ब्लू कलर में दिखाई देता है, इसलिए हमारे प्लेनेट को क्या बोलते हैं? ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। अब देखिए ये 2/3 को हमने परसेंटेज में कवर किया है कि हमारी अर्थ पर लगभग 71% जो है वो पानी पाया जाता है और 29% जो है वो लैंड पाई जाती है। अब देखिए अगर ये हमारी अर्थ है तो इसका जो है इतना हिस्सा पानी से कवर्ड है और सिर्फ इस हिस्से पर जो हमारी लैंड पाई जाती है। अब देखिए हाइड्रोस्फीयर जो है, इसके अंदर हम वाटर किसी भी फॉर्म में हो, ये मैंने पहले भी बताया कि किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो आइस की फॉर्म में है या फिर हमारा लिक्विड की फॉर्म में है, इसके साथ साथ क्या है, या वो वेट वाटर पेपर की फॉर्म में है, मतलब जो हमारा जल वाष्प होते हैं उनकी फॉर्म में है, तो वो सभी इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये देखिए लेक्स के अंदर, रिवर्स के अंदर, ओशन के अंदर, ग्लेशियर्स के अंदर जो आइस होती है, अंडरग्राउंड वाटर होता है, वाटर वेपर होते हैं, ये सब हमारे क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। अब देखिए हमारी जो अर्थ का है ना, जितना भी पानी है ना, उसका 97% जो है वो ओशन के अंदर पाया जाता है। ये देखिए इस ग्राफ की सहायता से देखिए 97% के करीब ओशन के अंदर पाया जाता है। लेकिन ओशियन का पानी क्या होता है? सॉल्टी होता है, और सॉल्टी पानी को हम पी नहीं सकते, क्योंकि ये पानी ओशन का जो होता है इतना खारा होता है, इतना सॉल्टी होता है कि आप इससे होता है कि आप इसको यूज नहीं कर सकते, आप इसको पी नहीं सकते, आपके यूज के लिए नहीं है वो। सिर्फ आपके पास कितना परसेंटेज बचा है? 2.8 के करीब आपके पास जो है पानी बचा है। अब 2.8 में से अगर हम बात करें 2.7, वो हमारा आइस सीट, जो ग्लेशियर है ना, हमारे ग्लेशियर जो आइस जमी रहती है, जैसे मैंने अंटार्कटिका पे दिखाया तो वहाँ पर आइस जमी रहती है, उसके रूप में पाया जाता है। और उसके साथ साथ जो हमारा ग्राउंड के अंदर जो पानी है वो पाया जाता है। ओके, और उसके बाद जो हमारा 0.03% जो बचा है वो फ्रेश वाटर, मतलब जो हमारा रिवर्स वगैरह के अंदर पाया जाता है, लेक्स वगैरह के अंदर पाया जाता है, उसको बोलते हैं। अब देखिए हमारे पास जो है पीने के लिए कितना कम पानी है, यानी हमारे पास पानी जो यूज करने लायक है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए हमें पानी को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसका अच्छे से यूज करना चाहिए। ये देखिए हाइड्रोस्फीयर, वाटर ऑफ द अर्थ। ओके, तो ये देखिए काफ़ी सारा जो पानी होता है हमारा क्या है, लार्ज पोर्शन जो है इसका, लार्ज पोर्शन वो किसमें, हमारा आइस सीट और ग्लेशियर, यानी आप अंटार्कटिका तो जाएंगे नहीं पानी लेने के लिए, वहाँ से आइस लेने के लिए आप उसको पिघला के वहाँ से पानी यूज़ कर लोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए जो है काफ़ी सारा पानी हमारा क्या है, वो आइस के रूप में जमा रहता है, इसलिए हमारे पास जो है बिल्कुल कम पानी बचता है अपने यूज़ के लिए। और इसलिए हमारा ब्लू प्लेनेट होते हुए भी, हमारी जो अर्थ है ना वो ब्लू प्लेनेट होते हुए भी हमारे पास जो है पानी का काफ़ी सारा संकट है, मतलब पानी की काफ़ी कमी है, काफ़ी प्रॉब्लम है, इसलिए हमें कभी भी पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम देखते हैं ओशन के बारे में कि ओशियन हमारे क्या होते हैं और जो कितने हमारे ओशन हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब देखिए हमारे हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट है ओशन, यानी ओशन हमारे जिसके अंदर पानी मिलता है, लेकिन वो सॉल्टी होता है, जो हमारे यूज़ के लिए नहीं होता। और ये सारे के सारे ओशन क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं और ये आपस में हमेशा मूव करते रहते हैं। अब देखिए इनकी जो है मूवमेंट वो थ्री टाइप्स की होती है। सबसे पहले वेव जो चलती रहती है, नॉर्मल जो होती है, पानी का बहाव, पानी का जो नेचर है वो बहना। ये तो वेव्स आती हैं, उसके वेव होती हैं। एक टाइड होती है, टाइड क्या होती है? टाइड एकदम से पानी आगे की तरफ चला जाता है, एकदम से पीछे आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टाइड बोलते हैं, जो सन और मून की वजह से जो है उठता है, तो उसको टाइड बोलते हैं। इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल से आगे आने वाले जो भी हमारे चैप्टर्स हैं उनके अंदर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ जान लीजिए कि टाइड होता क्या है। उसके बाद ओशियन करंट होते हैं। ओशियन करंट मतलब जो हमारा ओशियन का पानी जो है मूवमेंट करता रहता है, एक प्लेस से दूसरी जगह जाता है, ऐसे सर्कुलर मूवमेंट करता रहता है, यहाँ से उधर चला गया, उधर से इधर, तो इस तरीके से जो मूवमेंट करता है उसको ओशियन करंट बोलते हैं। तो ओशियन करंट भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक हमारे ठंडे होते हैं, कोल्ड होते हैं, एक हमारे वार्म होते हैं। उनके
के बारे में भी काफ़ी डिटेल से हम आगे वाले लेसन्स में पढ़ेंगे, आगे लेक्चर्स जो हमारे होंगे। अभी हम जो है सिर्फ थोड़ा सा इतना जान लेते हैं कि हमारे ओशन की जो है 3 मूवमेंट्स होती हैं। इसमें एक वेव्स होती है जो नॉर्मल हमारा नॉर्मल जो एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर होती है। उसके बाद हमारी टाइड्स होती है जो सन और मून की वजह से उठती हैं। एक ओशन करंट होता है जिसकी वजह से जो हमारा ओशन है वो सर्कुलर मोशन करता रहता है। अब देखिए हमारे ओशियन जो है वो 5 टाइप्स के होते हैं। ओशियन कितने टाइप के? 5 टाइप के। अब देखिए इनके साइज के हिसाब से इनको लगाया गया। सबसे जो बड़ा हमारा ओशियन है वो पैसिफिक ओशियन है, उसके बाद अटलांटिक ओशियन है, ओके, उसके बाद हमारा क्या इंडियन ओशियन है, उसके बाद सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। अब इनके बारे में भी हम जो है थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन जो है बिल्कुल लार्जेस्ट, जैसे हमने कॉन्टिनेंट के अंदर पढ़ा था, कॉन्टिनेंट में सबसे लार्जेस्ट क्या था? एशिया था सबसे लार्जेस्ट। अब हम ओशियन के बारे में बात करें। ओशियन के अंदर क्या है? सबसे लार्जेस्ट हमारा पैसिफिक ओशन है। और पैसिफिक ओशन क्या करता है? हमारी अर्थ का 1/3 पोर्शन जो वो कवर करता है। ये देखिए अगर ये हमारी अर्थ है टोटल, अब इसके अंदर लैंड भी काउंट कर रहे हैं हम और वाटर भी काउंट कर रहे हैं, और इसको हमने क्या किया ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब देखिए इतना हिस्सा तो ये पैसिफिक का ही है, इतना हिस्सा किसका है? पैसिफिक का। और हमने क्या पढ़ा था? हमारी अर्थ का जो है 1/3 यानी 29% के करीब ये क्या है? लैंड। मतलब सारे के सारे हमारे जो कॉन्टिनेंट है ना, एशिया वगैरह और जो भी जितने भी 7 कॉन्टिनेंट पड़े हैं वो इस पोर्शन में आ गए। और बाकी के जो हमारे 4 ओशियन है वो ये 1/3 कवर करते हैं, ओके। तो आपको पता लगे होगा कि हमारी अर्थ को किस तरीके से हमने डिवाइड किया हुआ है। अब देखिए जो मेरियाना ट्रेंच के बारे में हमने पढ़ा था ना कि जो हमारी का सबसे डीपेस्ट पार्ट है, पढ़ा था हमने मेरियाना ट्रेंच के बारे में, जो 11,022 मीटर के करीब था। तो उसके अंदर जो है वो किसके अंदर पाया जाता है? ये पैसिफिक, हमारा जो पैसिफिक ओशन है उसके अंदर ही पाया जाता है। और इसकी शेप कैसी है? सर्कुलर। सर्कुलर मतलब ऐसे गोलाई में। और इसके ये जो है किसके द्वारा सराउंड किया जाता है? ये हमारे कॉन्टिनेंट है, इसके द्वारा सराउंड किया जाता है। फिगर की सहायता से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए ये हमारा पूरा पैसिफिक ओशन है। ये देखिए इसका जो साइज है वो एक सर्कुलर की तरह बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल सर्कुलर है। अब ये इसके अंदर ही हमारा जो मैरियाना ट्रेंच जो है वो इसी के अंदर पाया जाता है। अब ये देखिए आप कि इसके चारों तरफ जो है कौन कौन से कॉन्टिनेंट लाई करते हैं। ये देखिए इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर हमारा क्या है? एशिया है, और यहाँ पर क्या है? नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ साउथ अमेरिका। अभी देखिए हम जो है यहाँ पर ज्योग्राफी का जो बेसिक है ना हमारा वो चल रहा है, थोड़ा बेसिक कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है। अगर आप इनके बारे में जानना चाहेंगे तो हम जो आपके लिए ज्योग्राफी थ्रू मैप्स की अलग से सीरीज लेके आएंगे जिसमें पूरी की पूरी ज्योग्राफी आपको जो है मैप्स के द्वारा करवाई जाएगी। अभी सिर्फ बेसिक आइडिया ले रहे हैं क्योंकि अगर 6th क्लास की बुक में अगर हम जो है पूरा का पूरा कंटेंट डालने लग जाएंगे तो ये काफ़ी लेंथी चला जाएगा। और आज का लेक्चर वैसे भी काफ़ी लेंथी है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी डिटेल मुझे आपको प्रोवाइड करवानी है और काफ़ी लंबा ये लेक्चर होने वाला है। लेकिन ये है कि अगर आप ये लेक्चर अटेंड करते हो तो आपकी काफ़ी बेसिक चीज़ें जो है वो आपको कवर हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको पता लग जाएगा। लेकिन इनके बारे में डीपेस्ट जो मतलब डीप तरीके से जब हम पढ़ेंगे तो वो ज्योग्राफी थ्रू मैप्स पढ़ेंगे हम, और वो आगे आने वाली क्लासेस के अंदर भी थोड़ा और अच्छे से कवर होगा। तो हम 6th क्लास की ज्योग्राफी में ही ये सब कुछ कवर नहीं करवा सकते, सिर्फ बेसिक जो पार्ट है वो हम आपको कवर करवा रहे हैं। तो देखिए इसको सराउंड किसके द्वारा किया गया है? इधर हमारा ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ एशिया है, और उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पर हमारा साउथ अमेरिका है। तो ये हमारा क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओशियन है और ये सर्कुलर मोशन में होता है। और मैरियाना ट्रेंच भी इसी के अंदर पाया जाता है जो डीपेस्ट पार्ट है आपका। उसके बाद आता है अटलांटिक ओशन। अब अटलांटिक ओशन के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए ये जो हमारा एस शेप में दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए ये एस शेप में दिखाई दे रहा है, ये हमारा अटलांटिक ओशन है। कौन सा ओशन है? अटलांटिक। और अटलांटिक ओशन की खास बात ये है कि ये काफ़ी बिजी है। बिजी कैसे है? मतलब इसके अंदर जो है काफ़ी सारे जो शिप्स होते हैं उनकी मूवमेंट होती है। शिप होते हैं जो शिप होते हैं हमारे, उनकी मूवमेंट होती है। शिप क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। ये एक तरीके से कॉमर्शियल पर्पज के लिए सबसे ज़्यादा यूज होता है। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है? इसके पीछे भी रीज़न है क्योंकि हमारी मोस्टली जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है ना, जो हमारे विकसित देश है, विकसित देश कौन से हैं? ये देखिए अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका वाला जो कॉन्टिनेंट है इसके अंदर हमारे अमेरिका, कनाडा वगैरह, मैक्सिको वगैरह। उसके बाद साउथ अमेरिका,
और ये देखिए पूरा का पूरा यूरोप है, इसके अंदर हमारी जो कंट्रीज हैं, जर्मनी, फ्रांस और हमारी इंग्लैंड, तो ये सारी की सारी क्या डेवलप्ड कंट्री है। और इनके बीच में जो है ट्रेड काफी ज्यादा होता है। क्या होता है? ट्रेड काफी ज्यादा होता है। और ट्रेड होगा, व्यापार होगा, तो जो है किसके थ्रू होता है? शिप्स के थ्रू होता है। जहाज जो हमारे होते हैं, समुद्री जहाज होते हैं, उनकी सहायता से होता है। और उसकी वजह से ये काफी क्या है, मतलब काफी बिजी है, काफी बिजीएस्ट रहता है, काफी इसके अंदर जो है मूवमेंट चलती ही रहती है। और ये हमारा क्या है, इधर ये अफ्रीका है। तो ये इसके द्वारा किसके द्वारा बाउंड किया गया? एक तरफ इसके यूरोप और अफ्रीका है, दूसरी तरफ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। देखिए मैंने बताया, अब देखिए ये सेकंड लार्जेस्ट है। सबसे पहला हमारा पैसिफिक था, उसके बाद ये सेकंड लार्जेस्ट है। अब ये भी मैंने आपको बताया कि एस शेप में है, और इसके एक साइड में नॉर्थ और साउथ अमेरिका है, दूसरी साइड में मैंने बता दिया कि यूरोप और अफ्रीका है। अब देखिए इसकी जो कोस्ट लाइन है ना, कोस्ट लाइन क्या होती है? ये देखिए, इसको बोलते हैं, ये कोस्ट लाइन जो होती है, ये देखिए ये काफी जो है इंटेंडेड है। इंटेंडेड मतलब काफी जो है ये कटी फटी सी है, ये देखिए। अब देखिए ये जो है कोस्ट लाइन इस तरीके से क्यों है? कोस्ट लाइन ये जो हमारी इसका जो है कोस्ट लाइन का मतलब एक बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? कि यहाँ पर जो हमारे नेचुरल हार्बर है जो वो बन जाते हैं, नेचुरल पोर्ट और हार्बर। अब ये नेचुरल पोर्ट और हार्बर क्या होता है? अब देखिए नेचुरल पोर्ट और हार्बर वो होता है जहाँ पर आपको जो है अपने शिप्स को खड़ा करने के लिए, अब देखिए जो हमारे शिप होते हैं, जब वो हम जो ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अपना जो सामान पहुंचाते हैं, तो उनको जो है जब सामान वगैरह उतारना है या खड़ा करना है, तो अपना शिप खड़ा करना है, तो उसको खड़ा करने के लिए एक अलग तरह का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कई कंट्रीज में खुद से डेवलप करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर डेवलप करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखिए ये इंटेंडेड, ये देखिए ये जो है हमारी लैंड का हिस्सा जो है ये बाहर आया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है। अब आपका शिप जो है यहाँ पर अंदर जाकर आराम से जो है वहां पर उसको खड़ा किया जा सकता है, उसको खड़ा करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अपना शिप यहाँ पर खड़ा कर देंगे, देखिए यहाँ पर तो ओशियन का करंट चलता रहता है, करंट मतलब वो जो है पानी का मूवमेंट होता रहता है, तो वहां पर जो अपने शिप को खड़ा करना काफी मुश्किल होता है। तो वहां पर जो आप अपने शिप को खड़ा करके जो अपना सामान वगैरह नहीं उतार सकते। अगर हमारे ओशियन के अंदर अगर साइक्लोन वगैरह आ जाते हैं, तूफान वगैरह आ जाते हैं, चक्रवात आ जाते हैं, तो वहां पर जो है शिप जो है हमारा डैमेज हो सकता है, शिप हमारा डैमेज हो सकता है, उसको नुकसान हो सकता है। तो ऐसी जगह पर हम अपना शिप नहीं खड़ा कर सकते, इसलिए हमें जो है क्या करना पड़ता है, हमारे जो शिप्स होते हैं उनको खड़ा करने के लिए एक अलग तरीके से उसके लिए स्पेशल इंतजाम करना पड़ता है, एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करना पड़ता है। तो इसकी जो विशेषता है, ये फीचर है कि इसकी जो कोस्ट लाइन है वो क्या है, इंडेंटेड है, मतलब ये तंदूरित है। तंदूरित मतलब ये कटी फटी हुई है, और जिसकी वजह से शिप्स जो है वो आसानी तक काफी अंदर तक जा सकते हैं, और जो है उस चीज का उनको शिप्स को जो है काफी बेनिफिट होता है, और शिप्स को जो है ज्यादा नुकसान नहीं हो पाता। अगर हम यहाँ पर अपना शिप खड़ा कर दे, तो उसको जो है काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, काफी तूफान का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ अगर जो हमारे ओशन का करंट है उसका बहाव जो है उसका तेज हो जाता है, तब भी हमारे जो शिप्स है उसको दिक्कत हो सकती है। लेकिन जब ये इस तरह की जो इंटेंडेड है और हम अपने शिप्स को जो है अंदर ले जाकर बिल्कुल ऐसे खड़ा कर सकते हैं, तो वहां पर उसका इफेक्ट काफी कम होगा। यहाँ पर अंदर कोस्ट लाइन के अंदर अगर हम जाकर अपने ले जाकर अपने शिप्स को खड़ा करते, तो वहाँ पर उसका जो इफेक्ट जो है कम होगा, क्योंकि वहाँ पर बहाव कम होगा, क्योंकि वहाँ पर हमारी क्या है, लैंड आ चुकी है बीच में, हमारी लैंड आ जाती है बीच में। ये जो है इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे देखिए इंडियन ओशन के बारे में पढ़ते हैं। मतलब ये एक ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री पर पड़ा हुआ है, और वो कौन सी कंट्री है? वो हमारा प्यारा भारत, यानी हमारी प्यारी इंडिया है। ठीक है, और इसकी शेप कैसी है? रेक्टेंगुलर। ये देखिए ऐसे होता है। सबसे पहला हमने पैसिफिक ओशन पढ़ा, उसकी कैसी थी? सर्कुलर थी। उसके बाद हमने जो है अटलांटिक ओशन पढ़ा, उसकी एस के टाइप थी। इसके द्वारा बाउंड किया जाता है, फिगर की सहायता से देख लीजिए। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से जो है इसकी शेप लगभग ट्रायंगुलर है। ओके, और इंडिया के नाम पर, हमारे कंट्री के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है। अब देखिए इधर हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये पूरा का पूरा हमारा एशिया है। ये देखिए यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा एशिया है। और आगे देखिए ये ऑस्ट्रेलिया। तो ये तीनों तरफ ऐसे, मतलब तीनों तरफ से ऐसे घिरा हुआ है। ओके, उसके बाद देखिए सदर्न ओशन क्या होता है। सदर्न ओशन जो हमारा, ये हमारा जो साउथ पोल पे हमारा जो अंटार्कटिका जो हमारा
कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, उसके उसको चारों तरफ से सराउंड करता है। फिगर की साथ देखिए, अब देखिए ये पूरा का पूरा क्या हमारा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये साउथ पोल है, ये इसके बीच में है। अब इसके चारों तरफ, इसके बाउंड में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, ये सदर्न ओशन है। और ये कहाँ तक है, अब ये भी आपके पास क्वेश्चन होगा कि ये कहाँ तक है। अब देखिए जो साउथ पोल होता है ना, वो 90 डिग्री साउथ होता है, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक 60 डिग्री तक, 60 डिग्री के अंदर अंदर, ये देखिए 60 डिग्री साउथ के अंदर अंदर जितना भी ओशियन है ना, वो हमारा क्या है, सदर्न ओशियन है, उसको हम सदर्न ओशियन बोलते हैं। उससे बाहर की तरफ हमारे पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, और जो हमारा क्या है उसको बोलते हैं इंडियन ओशियन। तो ये सारे के सारे हमारे इसके बाहर की तरफ होंगे, और अंदर 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक जो होगा ना, उसको हम सदर्न ओशियन बोलते हैं। ओके, अब देखिए आर्कटिक ओशन आता है। अब देखिए आर्कटिक सर्कल हमारा कौन से पोर्शन में था, नॉर्थ पोल में, नॉर्थ पोर्शन में था, नॉर्थ हेमिस्फीयर में था, नॉर्थ पोल की तरफ। तो हमारा आर्कटिक ओशन भी कहाँ होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। अब देखिए जो आर्कटिक ओशन है उसी के अंदर हमारा नॉर्थ पोल लाई करता है। और ये जो है हमारा इसको मैं फिगर की सहायता से बताती हूँ कि इसके तरफ कौन कौन से कंट्री है। ये देखिए ये नॉर्थ पोल है, और ये हमारा क्या है, ओशियन है। यहाँ पर भी जो बर्फ जमी होती है, बर्फ क्यों जमी होती है, क्योंकि हमारे सन की रेज यहाँ पर पहुंच नहीं पाएगी, तो क्या होगा, वहाँ पर ठंड होगी, ठंड होगी तो वहाँ पर जो है बर्फ बर्फ जो है वो जमी रहेगी। ओके, अब देखिए ये ग्रीनलैंड व्हाइट क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है बर्फ जमी होती है, इस वजह से ये पूरा का पूरा आपको व्हाइट में दिखाई दे। अब देखिए ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, ये वाला क्या था, ये नॉर्थ अमेरिका, और ये वाला पोर्शन क्या है हमारा, ये देखिए ये यूरोप, और ये वाला पोर्शन जो है ये रशिया वाला, ये क्या है, एशिया। ये इसके द्वारा जो है इसको सराउंड किया जाता है। ओके, उम्मीद आपको ये जो है क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा कि ये जो है हमारा ये पोर्शन है। तो ये यहाँ पर हमारा ये वाला जो है पार्ट जो है वो कवर होता है। इसके अलावा एक जो पॉइंट और दिया हुआ है यहाँ पर, ये पॉइंट देखिए कि बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट क्या होती है, स्ट्रेट का मैंने आपको बताया था कि जो दो वाटर बॉडीज होती है ना, उनको आपस में जो जोड़ती है ना, पतली सी जो नैरो वाटर की जो मतलब एक कैनाल टाइप होती है, तो उसको जो हम स्ट्रेट बोलते हैं। अब देखिए स्ट्रेट, यहाँ पर स्ट्रेट का क्या मतलब है, यहाँ पर जो हमारा ये अटलांटिक ओशन है, यहाँ से यहाँ इसके बीच में जो है, ये दिखाया नहीं हुआ, इसके बीच में जो है एक जो है पतली सी नैरो पानी की जो है एक स्ट्रिप है, जो क्या करती है, पैसिफिक ओशन से, जो हमारा पैसिफिक ओशन है उससे जो है अटलांटिक ओशन को जोड़ती है। इसको अगर मैं पिछली जो फिगर है उनकी सहायता से दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए इसके अंदर देखिए, ये हमारा, ये देखिए यहाँ पर जो हमारा आर्कटिक आर्कटिक ओशन है, ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है आर्कटिक ओशन, और ये ओशन जो है यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल पतली सी नैरो सी जो है पानी की जो है एक स्ट्रेट है, वो इसको किससे जोड़ती है, पैसिफिक ओशन से जोड़ती है। तो इसको बोलते हैं हम बेरिंग स्ट्रेट। क्या होती है, इसका नाम क्या है, बेरिंग स्ट्रेट। तो इसका नाम याद रखें, ये बेरिंग स्ट्रेट। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो है ओशियन कवर हो जाते हैं, उसके बाद हम आते हैं एटमॉस्फेयर के ऊपर। यानी मतलब हमारा लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के जो दोनों डोमेन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अपने एटमॉस्फेयर पर आते हैं कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। एटमॉस्फेयर वैसे तो मैंने बताया कि जो हमारी अर्थ होती है उसके चारों तरफ जो गैसेस की लेयर होती है, उसके चारों तरफ जो गैसेस की लेयर पाई जाती है, जिसमें हमारी गैसेस होती हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नियोन, आयोन, ये इस तरह की गैसेस जो है वो पाई जाती हैं, उनकी एक लेयर होती है, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और ये क्या है, एक थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर है, मतलब एक एयर की पतली सी चादर है, जो कि हमारे प्लेनेट पर लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको सांस लेने के लिए, हमें ब्रीथ करने के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए। इसके साथ साथ जो ये वाली जो लेयर है, ये जो एटमॉस्फेयर वाली लेयर है, वो क्या करती है, हमारी सन की जो हानिकारक किरणें होती है ना, सन की जो हानिकारक रेज होती हैं, यूवी रेज बोलते हैं जिनको, यूवी रेज,
ये जो है हमारी अगर हमारी स्किन पर पड़ जाती है तो इनसे जो है हमें स्किन कैंसर होने का खतरा होता है। तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर की जो ये थिन लेयर है उसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर एक ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर जो है, जो हमारी सन की जो हानिकारक किरणें होती हैं, यूवी रेज, उनको वापस जो है रिफ्लेक्ट कर देता है और हमारे तक उनको पहुंचने नहीं देता। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम इन हानिकारक किरणों से बच जाते हैं। तो एटमॉस्फेयर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो है अप टू 1600 किलोमीटर तक जो है वो फैला हुआ है। इसको हम 5 लेयर्स में जो है डिवाइड करते हैं। अब वो 5 लेयर्स हम देखेंगे कि ये देखिए एक ग्राफ की सहायता से। आप देखिए सबसे पहले वाली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, उसके बाद एंजियोस्फेयर। तो हमें जो है इन लेयर्स के बारे में देखना है। अब जो है वैसे तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, एक अलग से जो है इसको कवर किया जा सकता है और आगे आने वाले जो क्लासेस की जो एनसीईआरटीज है उसमें इसको कवर भी किया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ बेसिक्स आपको बताया गया है कि जो एटमॉस्फेयर है उनको 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा मैं आपको इसमें यहाँ पर बता दूँ कि ये जो फिगर दिखाई दे रही है इनसे ये पता लग रहा है कि जो हमारे सैटेलाइट होते हैं, जितने भी हमारे उपग्रह होते हैं, वो एक्सोस्फीयर में ही छोड़े जाते हैं। जो भी साइंटिस्ट हमारे जो साइंटिस्ट हमारे सैटेलाइट्स वगैरह बनाते हैं और उनको छोड़ते हैं तो वो एक्सोस्फीयर में छोड़ते हैं। उसके बाद जितनी भी रेडियो वेव्स होती हैं हमारी वो इसमें ट्रेवल करती हैं। उसके बाद मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर क्या होता है, मीजोस्फीयर में ये देखिए ये कि हमारे मीटेरोइड्स हैं। मीटेरोइड्स कई बार आपने रात में आकाश में देखे होंगे टूटते हुए तारे। मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको कवर करवाया था कि मीटेरोइड्स होते क्या हैं। कई बार क्या होता है कि आप देखते होंगे कि रात में आपको टूटता हुआ तारा दिखाई देता है। वो टूटता हुआ तारा नहीं होता, एक्चुअली में वो ऐसे ही होते हैं, ये उल्का पिंड होते हैं। ये क्या करते हैं कि वहां से जो है अपना जिस ऑर्बिट में ये घूम रहे होते हैं वो अपनी उस ऑर्बिट को छोड़ देते हैं। और उसके साथ क्या करते हैं कि वहां जब उसको छोड़ते हैं तो ये हमारी अर्थ का जो एटमोसफेयर होता है ना, ये देखिए पूरा एटमोसफेयर है, हमारी अर्थ के एटमोसफेयर में इस तरीके से एंटर कर जाते हैं। और जब हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं ना तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होते हैं, जल जाते हैं, इनके अंदर आग लग जाती है, फ्रिक्शन की वजह से जल जाते हैं। तो वो कौन सी लेयर है, मीजोस्फेयर। यानी मीजोस्फेयर जो लेयर है उसके अंदर जो है ये क्या करते हैं, फ्रिक्शन की वजह से जल जाते हैं। लेकिन जैसे कि कुछ बड़े बड़े जो मीटेरोइड्स होते हैं वो यहाँ पर जो है पूरी तरह जल नहीं पाते। वो क्या होते हैं कि हमारे जो एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं और हमारी जो अर्थ होती है ना उसकी सतह तक पहुंच जाते हैं, उसके सरफेस तक पहुंच जाते हैं। और जब एकदम से गिरते हैं तो एक काफी बड़ा जो है डिप्रेशन वहां पर बना देते हैं, गड्ढा बना देते हैं। ओके, तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मैं बता दूं जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है इसी के अंदर ही हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है। यहाँ पर ये दोनों के बीच में पाई जाती है, बिल्कुल ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में। यहाँ पर जो हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है जो सन की रेज से हमारी जो है हमें हमारी रक्षा करती है और उन रेज को वापस जो है स्पेस में या अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर देती है। उसके बाद हमारा आता है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, अब देखिए ट्रोपोस्फेयर ही वो जो है, ट्रोपोस्फेयर ही वो लेयर है जिसके अंदर हमारे सारे के सारे जो मौसम के परिवर्तन होते हैं वो सारे इसी जो ट्रोपोस्फेयर है उसी के अंदर होते हैं। मतलब जो बादल बनते हैं, बारिश होती है, तूफान आते हैं, हवा चलती है तेज, वो सारे के सारे किसमें होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। और इसी में मोस्टली हमारी ऑक्सीजन पाई जाती है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे ऑक्सीजन कम होती जाएगी। आपने देखा होगा कि जब भी कोई माउंटेन पर चढ़ाई करता है, जब भी कोई इंसान माउंटेन पर जाता है, पहाड़ पर चढ़ता है, ऊंचाई पर जाता है, तो जैसे जैसे जाता जाएगा वहां पर एयर कम होती जाएगी। तो जब वो माउंटेन पर जाते हैं तो वो अपने साथ क्या कैरी करते हैं, सिलेंडर कैरी करते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर, जिसकी सहायता से वो सांस ले सके। तो इसलिए सिर्फ हमारी ट्रोपोस्फेयर में ही जो यहाँ पर आसपास का जो ऊपर वाला एरिया है सिर्फ उसी में ही जो है क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। जैसे ही आप ऊपर जाएंगे वहां पर एयर जो है बिल्कुल कम होती चली जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा भी जो है बिल्कुल कम होगी। तो इसलिए मोस्टली जो है मौसमी परिवर्तन हमारे किस लेयर में होते हैं। और ये जो हवाई जहाज होते हैं वो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में होते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे ट्रोपोस्फेयर है उसमें क्या होता है, उसमें तो मौसमी परिवर्तन होंगे, आंधी आएगी, तूफान चलेगा, तो उस बारिश होगी तो उसकी सहायता से क्या होगा, उसकी वजह से जो हमारे एरोप्लेन है वो यात्रा नहीं कर पाएंगे और वो तूफान में फंस जाएंगे। तो इसी वजह से हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर बिल्कुल काम, बिल्कुल शांत एक लेयर है जिसके अंदर कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, इसके अंदर कोई सीजनल चेंजेस नहीं आते, जिसकी वजह से हवाई जहाज जो मोस्टली उसी लेयर में उड़ना प्रेफर करते हैं। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा।
तो देखिए ये भी आपको इस तरीके से दिखाया है। हमारा ट्रोपोस्फेयर है, एरोप्लेन हमारे जो है स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, ये हमारे जो मीटेरोइड्स हैं। उसके बाद ये रेडियो वेव्स जो थर्मोस्फेयर में हमारी रेडियो वेव्स होती हैं, और जो ये एक्सोस्फेयर में हमारे जो सैटेलाइट वगैरह हैं वो एक्सोस्फेयर में होते हैं। तो ये 5 लेयर्स के बारे में मैंने आपको जो यहाँ पर बता दिया। अब देखते हैं गैसेस के बारे में, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस पाए जाते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। अब देखिए जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर जो है 78% वो क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, और 21% क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन। इन दोनों को मिला दे तो कितनी होगी, 99%। परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 में 99 तो हमारी क्या हो जाएंगी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो बाकी कितना बचा, 1%। और 1% ही क्या होती है, बाकी दूसरी भी जो दूसरी गैसेस होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अदर गैसेस, वाटर वेपर वगैरह, वो सारी की सारी मिला के टोटल ओनली 1% पाई जाती है। अब देखिए ऑक्सीजन मैंने बताया था आपको, वो ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए जरूरी होती है, और जो नाइट्रोजन होती है वो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए जरूरी होती है। अगर हमारे प्लांट्स को ग्रोथ करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। अब देखिए जैसे जहाँ से हम जो है एनवायरनमेंट में ऊपर की तरफ जाते हैं, ये मैंने बताया था कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, हाइट पे जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होती जाएगी। एटमॉस्फेयर की डेंसिटी मतलब एयर कम होती चली जाएगी, डेंसिटी कम होगी। जब देखिए जहां पर डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वहां पर क्या, डेंसिटी कहाँ पर सबसे ज्यादा होगी, जहां पर एयर सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि एयर क्या करती है, वो प्रेशर डालती है। एयर क्या करती है, प्रेशर डालती है। आप देखिए जब भी आप कहीं जा रहे होते हैं तो उसी टाइम पे विंड चलना शुरू हो जाती है। विंड चलती है, वो आपके जिस तरफ आप जा रहे हैं उसी डायरेक्शन से आ रही होती है, तो आपके लिए आगे बढ़ना मुश्किल होता है। अगर आप किसी व्हीकल पर भी हैं तो भी वो जो है हवा आपको उल्टी दिशा में आपको धकेलती है। तो देखिए वो क्या कर रही है, आपके ऊपर प्रेशर डाल रही है ना, प्रेशर डाल रही है। तो इसी तरीके से जो काम एयर होती है, बिल्कुल शांत होती है, जो वो भी क्या करती है, हमारे ऊपर प्रेशर डालती है। वो भी हमेशा हमारे ऊपर क्या डालती रहती है, प्रेशर डालती है। तो इस वजह से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना, तो वहां पर एयर कम होती चली जाएगी, और जैसे जैसे एयर कम होती जाएगी तो वहां पर प्रेशर भी क्या होगा, कम ही होगा, वहां पर कोई प्रेशर नहीं होगा। तो ये बताया है कि जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे वहां पर डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और ये मैक्सिमम किस पर होती है, सी लेवल पर, क्योंकि सी लेवल जो है वो लैंड से क्या होता है, लैंड से भी नीचे होता है ना सी लेवल। तो ये अगर हमारी लैंड है और ये हमारा सी का लेवल है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो और भी ज्यादा एयर होगी, और यहाँ पर और भी ज्यादा एयर होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर और भी ज्यादा होगा, डेंसिटी और भी ज्यादा होगी, और यहाँ पर कम होगी। ये देखिए मैंने बताया था क्लाइंबर, क्लाइंबर जो होते हैं जब भी वो माउंटेन पर चढ़ाई करते हैं तो वो क्या होता है कि जैसे जैसे हाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर डेंसिटी कम होती जाती है, एयर कम होती जाती है, जिसकी वजह से उनको ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो अपने साथ कैरी करना पड़ता है सांस लेने के लिए। उसके साथ साथ टेम्परेचर के बारे में भी थोड़ा सा बताया। ये तो एयर डेंसिटी की बात की हमने, तो थोड़ा टेम्परेचर के बारे में देख लेते हैं। टेम्परेचर का भी सेम यही चीज़ है, जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे, हाइट पर जाएंगे जैसे जैसे, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। अब देखिए टेम्परेचर जो है किसी भी चीज़ का, जैसे ठंडा या गर्म होना, उसको ही हम टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे कि आज टेम्परेचर जो 33 डिग्री सेल्सियस है, आज 44 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, उससे आगे 44 डिग्री सेल्सियस। आप कई बार न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि इतना टेम्परेचर हो गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो मतलब गर्मी है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये समझ लीजिए आप क्या है, वहाँ पर समर है, गर्मी, गर्मी के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है। अब आपने फ्रीजर में देखिए, जब आप फ्रिज में बर्फ जमाते हैं तो वो कितने डिग्री पर जमती है, वो 0 डिग्री पर जमती है। 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो फ्रिज पर जमती है। तो इसका मतलब कम टेम्परेचर, हम फ्रिज का क्या करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं। कम टेम्परेचर का क्या मतलब होगा, कम टेम्परेचर मतलब कोल्ड, ठंडा, और बढ़ा हुआ टेम्परेचर है, ज़्यादा टेम्परेचर मतलब गर्म, समर। ओके। तो जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे ना, जैसे जैसे हाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कम होगा। पहाड़ों पर जब आप जाते हैं तो क्या होता है, पहाड़ों पर टेम्परेचर, गर्मी लगती है आपको, सर्दी लगती है। अब देखिए जैसे जैसे ऊंचाई पर हम जाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। अभी देखा होगा ना, माउंटेन्स के ऊपर क्या होता है, आइस जमी होती है, आइस जमी होती है। क्यों जमी होती है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, यानी वहाँ का टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। इसलिए माउंटेन्स पर क्या हो जाती है, वहाँ पर आइस जो है वो जम जाती है। और ये क्या करता है, टेम्परेचर अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। प्रेशर भी ऐसे ही होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग वेरी करता है। टेम्परेचर मोस्टली डिपेंड करता है कि वहाँ पर सन की लाइट जो है वो कितनी पड़ रही है, डायरेक्टली पड़ रही है, स्लांट पड़ रही है, कितनी ज़्यादा जो है गर्मी है, उस पर डिपेंड करता है।
ओके। तो ये हमारा जो प्रेशर है वो भी अलग अलग जगह पर अलग अलग पाया जाता है, कई जगह हाई होता है, कई जगह लो होता है। एयर जो है वो क्या करती है, अब इस चीज़ का ये पॉइंट ध्यान रखें कि जो हमारी एयर होती है ना वो मूव करती है कहाँ से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। जहाँ पर हाई प्रेशर होगा उधर से उस तरफ रहती है। आप देखते हैं कि हमारी जो एयर की जो डायरेक्शन है बदलती रहती है, कभी ईस्ट की तरफ से जाती है, कभी वेस्ट की तरफ से जाती है, कभी नॉर्थ से साउथ से, इस तरीके से मूव करती है। वो कैसे मूव करती है, वो इस वजह से मूव करती है कि हाँ वहाँ पर जो है प्रेशर कैसा है। अगर जो है प्रेशर हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर से जो है एयर जो है वो चलना शुरू होगी और वो जाएगी लो प्रेशर की तरफ। ऐसे नहीं होगा कि लो प्रेशर की तरफ से जो है विंड वापस उल्टा चलना शुरू कर दे। अब देखिए जो काम जो हमारी एयर होती है उसको तो एयर बोलते ही है, लेकिन जो मूविंग एयर होती है जो चल रही होती है उसको क्या बोलते हैं, विंड। ओके। तो ये जो है मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा हमारे इसके बारे में। उसके बाद हम आते हैं बायोस्फीयर के बारे में। ये पूरा का पूरा हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा। उसके बारे में जो भी डिटेल है हाई प्रेशर लो प्रेशर ये आपको जो है आगे आने वाली क्लासेस में काफ़ी अच्छे से डिटेल से कवर होगा, तो आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे। बस अभी के लिए इतना ध्यान रखें कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। इसके साथ साथ ये चीज़ भी ध्यान रखें कि जो हमारी एयर जो है वो मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ओके। और जहाँ पर एयर कम होगी वहाँ पर प्रेशर भी कम होगा, जहाँ पर एयर ज़्यादा होगी, ये तो लॉजिक है कि जहाँ पर एयर ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। अब देखिए अगर एयर नहीं है कहीं भी तो आप आसानी से किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। मान लिया आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन एयर जो है इधर से चलना शुरू कर देती है, विंड आना शुरू कर देती है, तो वो क्या करेगी, आपके ऊपर प्रेशर डालेगी और आपको पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगी, पीछे पीछे धकेलने की कोशिश करेगी, आपके लिए आगे मूव करना मुश्किल हो जाएगा। तो वो क्या डाल रही है, प्रेशर डाल रही है। तो इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे, जहाँ पर एयर ज़्यादा वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा, जहाँ पर एयर कम वहाँ पर प्रेशर कम। ओके। अब आते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर होता क्या है, बायोस्फीयर मैंने जो है स्टार्टिंग में भी जब हमारी फर्स्ट जो हमने स्लाइड निकाली थी उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि बायोस्फीयर जो अर्थ की तीनों डोमेन होती हैं उनका आपस में क्या है, मतलब उनका आपस में इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन जहाँ पर वो तीनों क्या करते हैं, आपस में कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश करते हैं, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, वो क्या है बायोस्फीयर। अब देखिए बायोस्फीयर एक नैरो जोन है, कॉन्टेक्ट बिटवीन लैंड वाटर एयर। लैंड क्या था, लिथोस्फीयर, वाटर क्या था, हाइड्रोस्फीयर, एंड एयर क्या था, एटमॉस्फेयर। तो तीनों जो डोमेन है उन सब के बीच में एक नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश करता है, उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। अब देखिए जो ये तीनों जो चीज होती हैं वो क्या है, लाइफ को पॉसिबल बनाती हैं। तो ये लाइफ के लिए एक जोन क्रिएट करती है। अब देखिए लैंड, लैंड से हमें क्या मिलेगा, फूड और रहने के लिए जगह मिलेगी। वाटर, वाटर से क्या मिलेगा, पीने के लिए पानी, और उसके साथ एयर, सांस लेने के लिए हमें एयर मिलेगी, ब्रीथ करने के लिए। ओके। तो ये तीनों चीजें हमारी लाइफ के लिए जरूरी है। आप देखिए जो हमारा बायोस्फीयर में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म मतलब जो हमारे जीव पाए जाते हैं, तो वो कितने टाइप, उनको कितने टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, उनको मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक हमारे प्लांट्स और दूसरे हमारे एनिमल्स हैं। प्लांट्स क्या, प्लांट्स तो आपको पता है जितने भी पेड़ पौधे हो जाएंगे सब हो जाएंगे वो। एनिमल्स, एनिमल्स में कौन आता है, हम भी एनिमल्स में आते हैं, जो भी जीव जंतु वो सभी एनिमल्स में आते हैं। बर्ड्स वो भी हमारे एनिमल्स के अंदर आते हैं। तो मेनली उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और ये जो है आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते रहते हैं, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। ये जो तीनों डोमेन है वो क्या करती हैं, ये ऑर्गेनिज्म को और आपस में क्या करती रहती है, इंटरेक्ट करती रहती है और एक दूसरे को इफेक्ट करती है। ये देखिए ये मैंने तब भी कवर करवाया था, ये हमारा एटमोसफेयर, ये हमारा हाइड्रोस्फेयर वाटर, ये हमारा लैंड जो है लिथोस्फेयर, और आपस में जहाँ पर इनका कॉन्ट्रैक्ट और इंटरेक्ट होता है वहाँ पर जो है लाइफ पॉसिबल होती है। ये देखिए लाइफ, ये एनिमल्स, ये प्लांट्स, ये वहाँ पर होते हैं। ओके। तो आज का हमारा थोड़ा सा चैप्टर जो है लेंथी हो गया है, लेकिन इसके अंदर जो है फिर भी हमने काफ़ी चीज़ें जो है वो कवर की हैं। इसके साथ साथ ये हमने काफ़ी शॉर्ट में किया है, जो भी हमारी डिटेल्स होंगी वो और भी आने वाले लेक्चर्स में आपको जो है वो बिल्कुल प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और मैप के थ्रू जो है जितने भी कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट्स जो है अभी हमने सिर्फ मेन जो है पूरा ओवरऑल कॉन्टिनेंट को जो है स्टडी किया है, लेकिन हमें जो है उसके अंदर काफ़ी डीप के अंदर जाकर भी स्टडी करनी है कि कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर कौन सी रिवर्स है, कौन सी जो है उनके अंदर हमारे माउंटेन्स पाए जाते हैं। इसके साथ साथ उनके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं, उनकी कैपिटल क्या है। तो वो काफ़ी एक डीप जो है, काफ़ी डीप में जाके जो उसकी स्टडी होगी
तो उसके लिए हम जो है अलग से हमारा एक जो है हमारी एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम ज्योग्राफी थ्रू मैप्स करेंगे, जिसमें हम एक एक कॉन्टिनेंट को सेपरेटली जो है वो डिस्कस करेंगे, एक एक कॉन्टिनेंट को और एक एक क्वेश्चन के बारे में इस तरीके से डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आप जो है हमारे साथ बने रहिए। अभी सिर्फ जो हमने एक बेस के लिए हम अपना जो है तैयार कर रहे हैं, साथ साथ जो है बाकी की डिटेल्स जो है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप जो है अपना कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जो है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपके डाउट्स जो है वो नोट कर लिए जाएंगे। उसके बाद लास्ट में जब भी हमारी जो है एनसीईआरटी के 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके सारे चैप्टर कंप्लीट होंगे, तो वो सारे के सारे आपके डाउट्स जो हैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर उसमें सारे के सारे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आप अपने डाउट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और हमारे साथ बने रहिए। This is the end of the video. If you like the video, then please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for getting latest updation of the videos. Thank you for watching the video. God bless you and take care of yourself.